हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी ए विवेक धर्मशी और आज हम लोग और एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सीरीज के आगे वाला पार्ट है। यस, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वीडियोस बनाए हैं। देयर इज अ सीरीज ऑफ वीडियोस दैट वी हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपके लिए यूनिट 4 विच इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर करने वाले हैं। यस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप आपके सामने देखेंगे तो इतनी सारी चीजें आती हैं। इसके भी हम कम से कम 3 से 4 पार्ट्स बनाएंगे जिसमें हम ये पर्टिकुलर वीडियो में इतना पार्ट कवर करेंगे। श्योर अबाउट दिस। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले टोटल 36 सेक्शंस जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के 1 से लेकर 36 हमने उसके ऊपर बहुत सारे सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हैं। अप्रोक्स 10 videos are there and we have already uploaded it, and this will be the next video on unit 4 relating to Indian Contract Act. Sure about this? मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने ये वीडियो मेरा पहली बार देखा है तो मैं आपको पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 से शुरू कीजिए, बिकॉज सारे ही वीडियोस जब आप एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी वो बहुत ज्यादा परफेक्ट रहेगी। श्योर अबाउट दिस? तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट अस क्विकली स्टार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ, अगर आपने देखा होगा कि इन ये वीडियो, अगर आप मेरी पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस देख रहे हैं, ये वीडियो से पहले हमने कितना सारा देख लिया। और अगर आप देखेंगे तो अब तक जो भी हमने सीखा वो, अगर मैं कहूं, सेक्शन 10 में जो हमें बताया गया था, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यस, हमें असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पार्ट 1 वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। उसी के एक एक एलिमेंट पर हमने सारी चीजें डिस्कस करी। मतलब अब यहां तक आपने जो भी सीखा वो सारी चीजें आपको ये बताती थी कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं 2 मिनट आपको एक क्विक रिकैप दूं तो हमने ऑफर पर पहले वीडियो एक देखा कि भाई ऑफर कैसे होना चाहिए। फिर हमने एक्सेप्टेंस पर वीडियो बनाया, हमने देखा कि वो कैसे होना चाहिए। फिर ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसा होगा, रिवोकेशन कैसे होगा। उसके बाद हमने ये चर्चा करी कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कौन लोग बना सकते हैं, हु आर एलिजिबल, कौन नहीं बना सकते, मे बी माइनर है, अनसाउंड माइंड है, कन्विक्टेड है। उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए। उसके बाद हमने ये देखा कि आप किसी को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, तो हमने देखा कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। उसके बाद हमने ये देखा कि आपका कंसिडरेशन और आपका ऑब्जेक्ट दोनों ही लीगल होना चाहिए जिसके लिए आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। इतने सारे सीरीज ऑफ वीडियोस बनाए हमने और आखिर में हमने ये कंक्लूड करा कि भाई देखिए, अगर आप ये सारी चीजें कंप्लाई करते हैं तब जाकर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति के साथ बनेगा। हमने ये भी देखा बीच में कि कितने सारे एग्रीमेंट्स बाय डिफॉल्ट एक्ट में ही कहे गए हैं कि ये वॉइड होंगे, जैसे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ प्रोसीडिंग्स, इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, अगर अनसर्टन टर्म्स हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट है। इतने सारे वीडियोस हमने देखे। अब आप समझिए, यहां तक सारी चीजें आपकी सेट है। मतलब एलिजिबल लोग थे, कंसिडरेशन भी लीगल था, ऑब्जेक्ट भी लीगल था और सारा ही परफेक्टली हो गया। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब मेरे को बताइए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट अब बराबर से हो गया, अब हमें क्या करना है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब अब हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या हमें चीजें ध्यान में रखनी है, क्या हमें पॉइंट समझने हैं। यहां तक आपने अगर मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। लेकिन अब यहां से हम देखने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, कौन पहले परफॉर्म करेगा, नहीं परफॉर्म किया तो क्या, कैसे, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? चलिए, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट विच इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। अब सेक्शन 37 क्या कहता है? द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। नाउ देयर आर टू थिंग्स, परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म। समझ रहा है? अब आप बोलेंगे सर ये परफॉर्म तो समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो हमें
कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा ऑब्लिगेशन है, जो हमने प्रॉमिस किया है, वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑफर टू परफॉर्म क्या है? ऑफर टू परफॉर्म का मतलब है मैं तो मेरा काम करने के लिए रेडी हूं, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया है मैं वो करने के लिए रेडी हूं, इसे कहते हैं ऑफर टू परफॉर्म। लेकिन हो सकता है सामने वाला मेरी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, पहले हम पढ़ लेते हैं। तो रूल कहता है द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड और एक्सक्यूज्ड अंडर द एक्ट और एनी अदर लॉ। अब अगर मैं आपको 2 मिनट इसका एक एग्जाम्पल दूं, बिल्कुल ध्यान से देखना यहां पर, वही चीज को मैं पहले यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं कि इसका मतलब परफॉर्मेंस में एक तो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, मतलब दोनों ही पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बोला है वो दोनों ही अपने ऑब्लिगेशंस को विद इन द टाइम लिमिट और जैसे बोला था वैसा परफॉर्म कर ले। या तो ऑफर टू परफॉर्म, जो मैंने आपको पीछे कहा, उसका मतलब यह है कि प्रॉमिसर तो तैयार है अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, बट द प्रोमिसी इज रेफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। अब ये इसका मतलब क्या? तो 2 मिनट अगर आप देखेंगे, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मेरी ऑफिस कमर्शियल प्रीमाइसेस, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें मेरी ऑफिस है 2nd फ्लोर पर, और वहां पर उस बिल्डिंग में एक दिन एक प्लम्बर आया, ठीक है। तो मैंने उस प्लम्बर को कहा कि दोस्त मेरा घर पर कुछ प्लम्बिंग का काम है, क्या आप आके कर दोगे? तो उसने मुझे पूछा कि क्या इश्यूज है, मैंने उसको बताया। तो उसने मुझे कहा आई एम रेडी टू परफॉर्म एंड गिव माई सर्विसेज सब्जेक्ट टू यू पे मी 500 रुपीज। तो मैंने उसको बोल दिया डन, आई एम रेडी। इसका मतलब उसने मुझे एक तरह से ऑफर करा कि मैं सर्विस देने को तैयार हूं, बट आप मुझे 500 रुपए दीजिए। तो मैंने कह दिया ठीक है, डन। तो अब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया जहां पर वो प्लम्बिंग का काम करेगा मेरे घर पर और मैं उसे 500 रुपए दूंगा, राइट। तो उसने मुझे पूछा कि सर आपका घर कहाँ है? मैंने कहा तू मॉर्निंग में कल मुझे कॉल कर, आई विल गाइड यू, आई विल लेट यू नो माई एड्रेस। तो उसने बोला डन सर। अगले दिन मॉर्निंग में ही गेव मी अ कॉल, आई डिड नॉट पिक अप। अब आप समझ रहे मैं कहां लेकर जा रहा हूं आपको। उसने कॉल किया बट मैंने उठाया नहीं। उसने 3 बार कॉल किया, 4 बार कॉल किया, बट मैंने नहीं उठाया। ठीक है, उस दिन वो दिन चला गया। अगले दिन ही अगेन कॉल्ड मी, वो फिर से कॉल करने का ही इज अगेन ट्राइंग टू कॉल मी, बट मैंने फिर से नहीं उठाया। हो सकता है मैंने देखा फिर भी नहीं उठाया, शायद मुझे नहीं करना है अभी मेरा प्लम्बिंग का काम। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर एक व्यक्ति आपको ऑफर टू परफॉर्म कर रहा है। ऑफर टू परफॉर्म का मतलब है ही इज रेडी टू परफॉर्म, वो आपको अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ही हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो क्या वो आपको प्लम्बर हर दिन 365 डेज कॉल करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। कितने दिन कॉल करेगा गाइस? 3 दिन कॉल करेगा, 4 दिन कॉल करेगा, 5 दिन कॉल करेगा। उसके बाद वो क्या बोलेगा? जाने दे, अगर सामने वाले को जरूरत नहीं पड़ी तो मैं क्यों मर रहा हूं। यस और नो? इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट से छूट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड एंड ही इज रिलीव्ड फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशंस। यहां पर कहते हैं कि प्लम्बर ने ऑफर टू परफॉर्म किया, मतलब ही इज रेडी टू गिव हिज सर्विस बट someone is not accepting his performance। अब आपको एकदम परफेक्ट समझ में आ गया एवरीबडी। तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक तो परफॉर्म कर लो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है उसे निभा लो, या तो फिर दूसरा क्या हो सकता है? ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म क्या है? ऑफर टू परफॉर्म का मतलब है आप तो तैयार हो, सामने वाला हमारी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो भी हम कॉन्ट्रैक्ट से छूट जाएंगे। क्लियर है? पक्का? एवरीबडी यहां तक पूरा क्लियर है? अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। ये कहता है प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बाइंड करता है अगर डेथ हो जाती है परफॉर्मेंस से पहले। ऑब्वियसली अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अलग लिखा हो तो बात सही है, लेकिन अगर इसके रिलेटेड कुछ ना लिखा हो तो रूल कहता है जब 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और एक की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। अब अभी एग्जांपल देख लीजिए। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे गुड्स डिलीवर करूंगा सर्टेन डे पर, तू अगर मुझे 1 लाख रुपए देगा। अब ए की डेथ हो गई,
डिलीवर करने से पहले। तो रूल कहता है ए के रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी एंड बी विल पे 1 लाख टू एज रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो अब आप इसका मतलब आप सोच रहे होंगे सर इसका मतलब ये कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट हम भी कर सकते हैं या तो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, थोड़ा दो एकदम ध्यान से समझना। मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छा सिंग करता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, ठीक है। तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल के साथ कि वो सैटरडे को परफॉर्म करेगा, ठीक है। सैटरडे को वो परफॉर्म करेगा। लेट अस से दुखद पूर्वक थर्सडे फ्राइडे को उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं फालतू में अपने फ्रेंड को नहीं मार रहा हूं, मेरा ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड है जो बहुत अच्छा गाना गाता है और उसने होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो ये सैटरडे को गाना गाएगा और होटल वाले उसे 2 लाख रुपीज पे करेंगे। फ्राइडे को उसकी डेथ हो जाती है। मुझे बताइए क्या होटल वाले उसके पेरेंट्स को बोलेंगे क्या अब तुम आकर गाना गाओ? यस और नो? बताइए मुझे, 2 मिनट सोचकर बताइए। क्या होटल वाले उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी मम्मी उसके फादर को ही जाके कहेंगे क्या कि अभी तुम आके गाना गा के जाओ? बिल्कुल भी नहीं। आप समझ ही गए होंगे मेरे को आपको कहां लेके जाना है। माय माय व्हाट आई वांट टू से यू गाइस इज if the contract is of personal nature, if the contract is of personal nature, जहां पर आपको ही खुद को इन्वॉल्व होना है, आपके स्किल पर बात है, आपका स्किल पर आपके टैलेंट पर ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है, तो रूल कहता है ऐसे वक्त पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल नॉट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, ना सामने वाला उन्हें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए कह सकता है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं सेक्शन 40 क्या कहता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। सो इफ इट अपियर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस एंड इंटेंशन भी पार्टीज का ऐसे था कि इट विल बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, then such promise must be performed by the promisor only. In other cases, promisor or his representatives may employ a competent person to perform it. एग्जाम्पल ले लेंगे, ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी एंड दिस मस्ट बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। यस और नो? वो किसी और को लगा सकता है क्या कि तुम मेरी जगह पे पेंटिंग कर लो। लेट अस से फॉर एग्जाम्पल बहुत बार अ स्टूडेंट एनरोल्स विथ मी फॉर माई क्लास बिकॉज थिंकिंग कि इंटर में सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। सीए इंटर में पीपल एनरोल विथ मी सो दैट विद अ कंडीशन कि सर सब्जेक्ट्स लेंगे, वी डोंट वांट एनी अदर पर्सन। अब समझ लीजिए कि एडमिशन हो गया और उसके बाद मैंने इंटर के सब्जेक्ट्स अलग अलग फैकल्टीज को कह दिया कि आप पढ़ा लो, चलेगा क्या ऐसा? नहीं, बिकॉज हमारी इंटेंशन क्या थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिसर है वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वही कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल भी नीचे आपने अभी पढ़ा कि प्रॉमिस किया गया था कि एक व्यक्ति उसकी पेंटिंग निकालेगा, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर दिख रहा है कि सामने वाले को चाहिए कि वो उसकी पेंटिंग करे, तो पेंटिंग तो उसे ही करनी पड़ेगी। यस और नो? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। मैं जहां पर मैं मेरे हेयर कटिंग के लिए जाता हूं, देयर इज अ कंसर्न पर्सन और मुझे ये चाहिए कि वो ही ये करे, ठीक है। लेट अस टेक सम बेसिक डे टू डे एग्जाम्पल्स। तो जब मैं वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर गया और मैंने सो एंड सो XYZ पर्सन के लिए इंक्वायर किया, तो उसने कहा कि नहीं वो तो अभी नहीं है, आप जो है इवनिंग में आइए। तो मैंने बोला ठीक है, आई वेंट इन द इवनिंग एंड वो पर्सन वहां पर था। अब जब मैं उस चेयर पर बैठा तो अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और वो करना, मैंने ऑब्वियसली पहले काउंटर पे किया, अपना अपॉइंटमेंट बुक किया और देन आई वेंट। तो द कंसर्न पर्सन कोई दूसरा था। तो मुझे बताइए ऐसा चलेगा क्या? बिकॉज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैन आई से पर्सनल स्किल और टैलेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कैन आई से कॉन्ट्रैक्ट तो किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? प्रोमिसर हिमसेल्फ को परफॉर्म करना पड़ेगा। वो किसी और को एलोकेट कर सकते हैं क्या हम लोग? नहीं कर सकते। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर अगर मैं सेक्शन 40 को अगर थोड़ा सा एनालाइज करूं, समझो एकदम बराबर से, तो वो क्या कह रहा है? द प्रॉमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मे बी परफॉर्म, डिपेंड करता है सर्कमस्टांस, एक द प्रोमिसर हिमसेल्फ, दो एक तो उसका एजेंट, तीन इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव।
इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर पर्सनल स्किल टैलेंट इन्वॉल्व है तो फिर ये क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस प्रोमिसर हिमसेल्फ को ही करनी पड़ेगी। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? एग्जाम्पल यहां पर नीचे दिया हुआ है कि आपको पेंटिंग का कहा है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ऑब्वियसली उसको ही पेंटिंग करना पड़ेगा। अब सेकंड है कि एजेंट भी कर सकता है। सो वेयर अ पर्सनल कंसिडरेशन इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे स्किल और टैलेंट इन्वॉल्व नहीं है, वहां पर प्रोमिसर या कोई कंपिटेंट पर्सन भी वो उसको बोल सकता है प्रोमिसर, और वो भी परफॉर्म करेगा, एंड दैट इज ऑल्सो अलाउड। अब मैं आपको इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देता हूं, हम लोग हर चीज के लिए एग्जाम्पल से ही बात करेंगे। तो लेट अस से फॉर एग्जाम्पल मेरी मॉम एक पर्टिकुलर, जहां पर हम रहते हैं वहां पर एक देयर इज अ बिग जनरल प्रोविजनल स्टोर, और वहां से शी बाइज लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक वी बाय इन बिग बाजार और शॉपिंग मॉल, राइट? अब जब वो बाय कर लेती है, उस दुकान के ओनर के साथ मेरी मॉम जो बात करती है कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वो दुकानदार हमें ऑब्वियसली होम डिलीवरी देता है। मतलब माई मॉम विल जस्ट सिलेक्ट वॉट एवर शी वॉन्ट्स, शी विल पे, एंड आफ्टर एन आवर और सो my mom, the concerned person from that shop will come with all the things that we have purchased and deliver at our place। मतलब मेरी मॉम को कैरी नहीं करना पड़ता, राइट? अब मुझे ये बताइए, जब मेरी मॉम सारी चीजें परचेज करती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो दुकान के ओनर के साथ बात कर रही है, राइट? तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेरी मॉम का और उस दुकान के ओनर के साथ हो रहा है। लेकिन कैन आई से वो दुकान का ओनर जो है, क्या वो सारा माल ऐसा उठा के अपने कंधे पर लेकर आएगा क्या हमारे घर पे? नहीं, वो तो अपने किसी दुकान के एम्प्लॉय को ही कहेगा कि जाओ ये एड्रेस पे ये डिलीवर करके आओ। तो क्या आप जब वो डिलीवर करने आएगा तो आप ऐसा कहोगे नहीं नहीं गलत हो गया, कॉन्ट्रैक्ट गलत हो गया, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ओनर से हुआ था तो ओनर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, रबिश। कहना इसे यहाँ पे कोई डिलीवरी में पर्सनल स्किल या टैलेंट इन्वॉल्व है क्या? नहीं। तो क्या वो जो प्रोमिसर है, जो ओनर है, क्या वो अपने एजेंट को कह सकता है कि तू ये कर दे? ऑब्वियसली यस। तो जहां पर कोई पर्सनल स्किल टैलेंट इन्वॉल्व ना हो, वहां पर प्रोमिसर हिमसेल्फ नहीं, एजेंट को भी कह सकता है, और एजेंट जो है वो आपका उसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेगा, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज को पूरा करेगा, एंड यू आर लाइबल टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? थर्ड इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ऑब्वियसली ये भी कब आएगा? जब पर्सनल स्किल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये कब होता है? जब प्रोमिसर की परफॉर्मेंस से पहले डेथ हो जाती है। सो कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल और इज फाउंडेड ऑन पर्सनल कंसिडरेशन कम्स टू एंड ऑब्वियसली इफ द डेथ ऑफ द प्रोमिसर हैपेंस। तो क्या इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोलेंगे क्या? नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसी चीजों में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता। यहां पर अगर आप वही एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन वो कह रहा है द लाइबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे इनहेरिट फ्रॉम द डिसीज्ड। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको यहां पर बताता हूं, ये एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझिए। जैसे ए ने प्रॉमिस किया टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी एट अ सर्टेन प्राइस, तो ऑब्वियसली ए को ही करना था, वो किसी और पेंटर को तो नहीं बोल सकता तू मेरे बिहाफ पे पेंटिंग कर ले। लेकिन अगर ए पेंटिंग से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ए के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं कर सकते, और ना बी उन्हें फोर्स कर सकता है, ना ए के रिप्रेजेंटेटिव ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। दिस कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। लेकिन यहां पर जो हमने अभी पढ़ा ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये कहता है द लाइबिलिटी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड टू द वैल्यू दे इनहेरिट फ्रॉम द डिसीज। इसका मतलब क्या, ये तो भी समझेंगे। तो लेट अस से ए एक बहुत बड़ा पेंटर है और बी इज द कस्टमर। तो ए और बी के बीच में ऐसी बात हुई थी कि इफ बी हैज टू पे एन एडवांस अमाउंट of 10 crores, okay, for which A will make a painting for B। अब B ने A को 10 करोड़ का एडवांस तो दे दिया, राइट? और A ने कहा कि मैं आपको 3 मंथ्स के अंदर आपकी एक पर्सनलाइज कस्टमाइज पेंटिंग दूंगा। अब 3 मंथ से पहले A की डेथ हो गई, A की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट B बोल सकता है A के रिप्रेजेंटेटिव्स को कि तुम बना के दो? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है, राइट? अब ऐसे वक्त पे रूल कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एंड हो गया, इट इज ओवर। तो ऐसे वक्त पे ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको मालूम है कि 10 करोड़ का एडवांस मिला था,
वो बी को लौटा देना पड़ेगा। एनी बेनिफिट whenever a contract becomes a void before its actual performance, any benefit that you receive should be returned back to the another party, right? लेकिन अब समझिए कि ए जो जिसने 10 करोड़ एडवांस लिया था उसने स्पेंड कर दिया होगा, कहीं डाल दिया होगा, हमें नहीं मालूम है। लेकिन ए जब डेथ हो गई तो उसने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ की ही प्रॉपर्टी विल में लिखी थी। ठीक है, ए ने उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम पर 5 करोड़ की ही प्रॉपर्टी विल में लिखी थी और बाकी जितना भी वेल्थ था वो सारा एक ट्रस्ट के नाम कर दिया था। अब बी आया ए के घर पर कि भाई आपने मैंने आपको 10 करोड़ एडवांस दिया, आप मुझे लौटा दीजिए। क्या ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव 10 करोड़ देंगे या 5 करोड़ देंगे? अब आप समझ ही गए होंगे। यस, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दे विल ओनली पे 5 करोड़ बिकॉज दे आर ओनली लाइबल टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट to the extent of amount or property that they have inherited from the deceased. Sure about this? 5 करोड़ के ऊपर एक भी रुपया ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लाइबल नहीं है बी को देने के लिए। क्या एकदम क्लियर तरीके से और मस्त तरीके से समझ में आ गया है? Sure about this? Everybody. The fourth is third persons. अब ये थर्ड पर्सन क्या है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। अब ये क्या है? सो व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, he cannot afterwards enforce it against the promiser. That is, a performance by a stranger, if accepted by the promisee, it will result into discharge by promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of third party. Basic और बहुत simple है। Let us take for an example, आपने शाहरुख खान को हायर किया टू डांस एट अ वेडिंग। ठीक है, लेट अस से आप बहुत रिच हैं, आप बहुत एफ्लुएंट है, बिकॉज ऑब्वियसली शाहरुख खान इज अ वेरी बिग स्टार एंड वी ऑल सल्यूट द कंसर्न पर्सन फॉर हिज हार्ड वर्क। एंड लेट अस से यू साइंड हिम and told ki boss there's a contract, we'll pay you xyz amount, let's say 5 crore rupees, and you have to have to dance at the wedding for a 30-minute show, right? Now at the end moment शाहरुख खान कुड नॉट परफॉर्म, बट उसने कुछ ना कुछ अरेंज कर 7 to 8 स्मॉल स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, नॉट दैट बिग एज शाहरुख खान, बट 7 to 8 स्मॉल स्टार्स भेजे और आपको फोन पर परफॉर्मेंस के 30 मिनट्स पहले कहा कि सॉरी आई एम नॉट एबल टू मेकअप, बट आई हैव रिक्वेस्टेड अदर 7 to 8 वेरियस बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हु विल परफॉर्म एट योर वेडिंग। नाउ गाइज यू हैव एक्सेप्टेड देयर परफॉर्मेंस, द शो हैपेंड, आपने कुछ नहीं कहा। अब आप कल जाकर अगर आप कहोगे शाहरुख खान को कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया, आपके साथ हुआ था, पर्सनल स्किल की बात हुई थी, आपने कभी डांस नहीं किया, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल पेंडिंग, तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज बात हुई थी परफॉर्मेंस की और हम मेरे बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन ने परफॉर्म किया है और आपने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट भी कर लिया है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, यहां पर प्रॉमिसर की सारी ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस खत्म होती है और उसके बाद अब आप उसे परफॉर्मेंस के लिए नहीं कह सकते। क्लियर हो गया? एकदम परफेक्ट, एकदम अच्छी तरह से। अब हम चलेंगे जॉइंट प्रॉमिसर की तरफ। कहां पर? जॉइंट प्रॉमिसर की तरफ। मैं जॉइंट प्रॉमिसर के लिए वहां पर आप 2 मिनट समझेंगे। व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, then unless a contrary intention appears, all such person must jointly fulfill the promise. Yes, so let us say if there are 4 persons who have jointly promised कि we will pay you 1 लाख रुपीस, लेट अस से उन्होंने लोन लिया हुआ और उन्होंने कहा मैच्योरिटी पे हम लोग 1 लाख रुपीस पे करेंगे, तो ये चारों व्यक्तियों को मिलकर जॉइंटली इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। मतलब चारों लोगों को मिलकर 1 लाख रुपए पे करने होंगे। यस, रूल कहता है लेट अस से 4 में से ये कंसर्न पर्सन की डेथ हो जाती है, तो फिर तो रूल कहता है जो 3 है वो प्लस एक व्यक्ति जो मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर जॉइंटली प्रॉमिस को फुलफिल करना है। सर चारों, ये 3 मर गए, एक ही बच गया, तो जो एक बच गया वो और जो 3 लोगों की डेथ हो गई है वो उन तीनों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। सर चारों ही लोगों की डेथ हो गई, तो चारों लोगों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर प्रॉमिस को पूरा करेंगे।
आप समझ में आ रहा है? इसका मतलब अब जिंदा हो या आपकी डेथ हो गई हो, अगर जॉइंट प्रोमिसर हैं, दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर कुछ प्रॉमिस किया है तो उन्हें मिलकर उसे फुलफिल करना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? उसके आगे जाने से पहले मैं एक छोटा सा सक्सेशन और असाइनमेंट, बहुत फेमस है, एग्जाम में भी काफी बार आ जाता है और काफी लोगों को इसमें दिक्कत है। आज मैं आपके सामने ये पूरा डिस्टिंग्विश बना देता हूं कि सक्सेशन और असाइनमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ध्यान से देखना फटाफट से। तो सक्सेशन में यहां पर आप राइट्स और लाइबिलिटीज एक डिसीज्ड पर्सन की लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जब ट्रांसफर करते हो तो उसे सक्सेशन कहा जाता है। असाइनमेंट में ओनली राइट्स आर देयर और वो मरने की जरूरत नहीं है, एक जिंदा हो जब एक लिविंग पर्सन हो वो भी कर सकता है। द सेकेंड इज सक्सेशन जो है वो डेथ पे ही हो सकता है, असाइनमेंट तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम भी हो सकता है। The third is succession can happen by operation of law. Assignment happens on voluntarily. Fourth, succession can happen without the document. Assignment के लिए you have to make a deed, you have to execute a deed, only then it can happen. Succession में notice की जरूरत नहीं होती, असाइनमेंट में नोटिस देना पड़ेगा कि मैंने मेरे राइट्स इस व्यक्ति को असाइन करे हैं। सक्सेशन में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती, असाइनमेंट में असाइनर और असाइनी के बीच में कंसिडरेशन की जरूरत होती है। सक्सेशन में जैसे हमने बात करी राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों आ जाता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों आ जाता है, बट असाइनमेंट में दोनों नहीं आता, ओनली राइट्स आता है। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? आई होप आपको यहां तक सारी बातें एकदम क्लियरली और प्रॉपरली समझ में आई है। श्योर? पक्का? तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब हम सारी चीजें में जॉइंट को रिवाइज भी करेंगे और थोड़ा सा जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी होता है तो कैसे चलेगा उसके बारे में भी देखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इफेक्ट टू रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस, मैंने पीछे बात करी थी, ऑफर टू परफॉर्मेंस, प्लम्बर का एग्जांपल लिया था। अब मैं उसे एक बार रिवाइज कर देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कौन? प्लम्बर, एंड द प्रोमिसी इज नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर, then the promisor is not responsible for non-performance of contract nor he loses his right। अब ये nor he loses his right का मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा कंटिन्यू करूं? अगर आप मेरा वीडियो स्टार्ट से देख रहे हैं, वो जो प्लम्बर ने हमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन कॉल किया था और ऑब्वियसली उसके बाद वो कब तक कॉल करेगा, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट से छूट गया, अब उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, अब उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि वो घर आकर आपका काम करे। लेकिन गाइज ही डज नॉट लूज हिज राइट का मतलब है अगर आपके वजह से उसका 3 4 5 दिन टाइम वेस्ट हुआ है और उसको अगर लॉस हुआ है तो गाइज उसके पास कॉन्ट्रैक्ट में ये अधिकार है कि वो लॉस की कंपेंसेशन भी आपसे ले सकता है। यस, इट इज देयर। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो व्हाट आर द वेरियस कंडीशंस दैट शुड फुलफिल? फर्स्ट, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। सेकंड, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पर आप कॉन्ट्रैक्ट निभाने का सोच रहे हो, एंड अंडर सच सर्कमस्टांसेस द पर्सन जिसके लिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा करे, इंस्पेक्ट करे, सारी चीजों को समझे, देखे। एंड थर्ड इज प्रॉपर टाइम, मतलब द प्रोमिसी मस्ट हैव अ टाइम फॉर रीजनेबल इंस्पेक्शन। यस, कि जो मैंने बोला था सामने वाला क्या वही सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी का डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें आ जाएगी आपकी इधर। क्लियर है? अब इफेक्ट ऑफ अ रेफ्यूजल और पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, सेक्शन 39 बहुत इंपॉर्टेंट क्या है थोड़ा देखते हैं। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और disabled himself from performing his office in entirety, the promisee may put an end to contract unless he has signified by words or conduct his acceptance to continue। अब मैं यहां तक पूरा पहले एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना। आपको अगर मेरे एग्जाम्पल याद होगा, मेरा फ्रेंड जो है एक सिंगर है और उसने होटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अगले 6 सैटरडे नाइट्स आकर परफॉर्म करेगा एंड एवरी सैटरडे नाइट का दैट 5 स्टार होटल विल गिव 2 लाख रुपीज। ठीक है एवरीबडी, लेट अस से फर्स्ट सैटरडे नाइट हैपेंड, द परफॉर्मेंस वाज ऑसम, रॉकिंग, एंड द कंसर्न पर्सन 2 लाख कमाने के लिए अब एलिजिबल है। Second Saturday night was jam packed because obviously word of mouth publicity, many people came to watch the show.
थर्ड तो सैटरडे नाइट इट वाज क्रेजी, आउट ऑफ कंट्रोल। अब फोर्थ सैटरडे नाइट आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड आ गया होगा। देयर वाज धक्का धुक्की, pushing people here and there. Everybody was going crazy to see the show, but my friend did not turn up. 30 minutes happened, everybody was waiting for the show to start, but ultimately when he did not come, the hotel authorities tried to reach him, but the phone was unreachable. So the hotel owner got very angry, but unfortunately came onto the stage, apologized and stated ki sorry, today the show will not happen. Now the crowd got angry, and yeah, I hope you understand, they started throwing whatever that came in their hand on the stage. It was a disaster. The goodwill of the hotel got damaged, and the show did not happen. That was the worst day for the hotel. Then it came the fifth night, and you would not believe, this time the crowd was like expecting, और उन्होंने सोच ही लिया था कि अगर आज शो नहीं होता है तो ये होटल का बिल्डिंग हम नीचे गिरा देंगे। इतना ज्यादा इशू था। You would not believe, even the fifth night the concerned person was not reachable, and the hotel owner this time was full on angry. He was like कि अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, because he has taken the money from the audience, and this is the second consecutive Saturday that the show has not been performed. किसी भी तरह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। Now in the sixth night the crowd was 3 times, बहुत ज्यादा crowd था, और इस बार the police was also there, and if today the performance does not happen, everything could go out of control. The hotel owner backstage was on the verge of crying, on the verge of breakdown, because obviously he thought that today his goodwill was, damaged, and it cannot be reversed now. So he had decided कि वो sue करेगा सामने वाले को, और obviously जिस दिन वो मिल जाएगा मेरा फ्रेंड, उस दिन वो उसके से बदला लेगा। बट आप बिलीव नहीं करेंगे, अचानक बैक स्टेज व्हेन ही वाज देयर, द लाइट्स एंड साउंड स्टार्टेड कमिंग, एंड as soon as he saw that my friend was on the stage and started performing, मेरे फ्रेंड ने स्टेज से ही, जहां पर वो ओनर था, उसको विंकली स्माइल दिया, आप समझ सकते हैं, और द ओनर ने कुछ भी नहीं बोला, he just smiled. I hope when he just smiled and let that particular singer perform, एक तरह से he has signified by his conduct the continuance of the agreement. अगर वो चाहता तो वो क्लियर कट बोल सकता था कि प्लीज परफॉर्म मत कर, एंड मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंड कर रहा हूं, बट जबकि उसने वो 6 नाइट उसे परफॉर्म करने दिया, कुछ नहीं बोला, साइलेंटली बस देखा, इसका मतलब बाय हिज बिहेवियर, बाय हिज कंडक्ट, उसने एक तरह से क्या किया है, परमिशन दिया है कि तुम ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहे हो, और ऐसे वक्त पे रूल कहता है अब कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यू, बट येस द रूल सेज द कंसर्न पर्सन, द होटल ओनर हैज कंप्लीट राइट्स to claim for damages if any due to the absence on 4th and 5th night. मतलब आप damages claim कर सकते हो, but अब आप ऐसा नहीं बोल सकते the contract has come to an end, because the silence of the hotel owner clearly can be considered as if he was ready and the contract still continues, it was never revoked, and therefore obviously the hotel owner is liable to pay for first, second, third and sixth night, but fourth और fifth night के शो ना होने की वजह से अगर कोई डैमेजेस अराइज हुए हैं तो द कंसर्न पर्सन हैज फुल राइट्स टू क्लेम दोस डैमेजेस। श्योर अबाउट दिस? पक्का क्लियर है? सो अब अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखेंगे, अ सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights in every week for the next 2 months and stated him to pay 1 lakh for night. On the 6th night, A willfully absents himself from the theatre. Now B is at a liberty to put an end to the contract or continue. ये उसका कॉल है। इसके आगे का मैंने आपको पूरा स्टोरी वैसे भी खुद बताया है, जानबूझ से अलग अलग सिनेरियोज लेकर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि अगर सामने वाला बीच से ही अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो आप अब अनदर पर्सन के हाथ में है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करना है या कंटिन्यू करना है। इस केस में जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसने उसको 6 नाइट को गाने के लिए कहा, मतलब उसने अपनी और कुछ भी नहीं बोला, मतलब दैट साइलेंस अमाउंट टू कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सकते हो एंड आई डोंट हैव एनी इशू। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? नाउ लेट अस टॉक अबाउट इफ देयर इज अ जॉइंट प्रोमिसर एंड
प्रोमिसी, मतलब एक तो जॉइंट प्रोमिसर है या जॉइंट प्रोमिसी है, तो उनकी लाइबिलिटीज का क्या और कैसी सारी चीजें चलेगी, बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना। सो व्हेन टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, देन unless a contrary intention appears, all such person during their joint lives and after अगर किसी की डेथ हुई है तो उनके representatives are jointly with the survivor of the last, thus representatives must fulfill the promise। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कि अगर चार लोगों ने प्रॉमिस किया है तो वो चारों लोग जॉइंटली उस प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। अगर वो चार में से दो लोगों की डेथ हो गई है तो जो दो सर्वाइवर हैं वो और जो दो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लोग सब जॉइंटली मिलकर जो भी प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल करेंगे। अगर आप यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेंगे छोटा सा, जो आप देख सकते हैं, X, Y and Z who have jointly borrowed money must during their life jointly repay the debt। अगर साथ में मिलकर लोन लिया है तो साथ में मिलकर उसे रीपे भी करना पड़ेगा। अब लेट अस से दिस पर्सन की डेथ हो गई, तो एस जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव है, नाउ विथ वाई एंड जेड शुड जॉइंटली रीपे द डेट। नाउ दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट रिवील्स नो कॉन्ट्ररी इंटेंशन। क्लियर है? सो यहां पर सेक्शन 42 में क्लियरली से कि इफ देयर इज अ वॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय जॉइंट प्रोमिसर्स, but if they do not discharge the obligation on their own, what will happen? That's where section 43 will come. Now what is section 43? If you see yahan par, when two or more persons have made a joint promise, in the absence of anything in the contrary, the promisee may compel any one or more of such joint promisers to perform the whole of promise. Each of the two or more joint promisers may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of promise unless another mention। इसका मतलब क्या है? अगर आप 2 मिनट में आपको तुरंत समझा दूं सारी चीजें, देखिए ए, बी और सी ये तीनों ने मिलकर लोन लिया है, किससे? एक्स से। अब सेक्शन 43 ये कहता है ये एक्स का कॉल है कि उसको ये परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मतलब रीपेमेंट ऑफ डेट किससे करना है। मतलब क्या वो जॉइंटली ए, बी और सी को कहेगा कि तुम रीपे करो, या वो सिर्फ सी को भी कह सकता है? तो द करेक्ट आंसर इज ये एक्स का कॉल है कि परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन वो किससे करवाए, एक्स से, वाई से, जेड से या फिर सबसे मिलकर। इट इज एक्स का कॉल कि वो ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस का किससे करवाए, एक्स, वाई, जेड इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली। लेट अस से एक्स जो है वो सी को ही कहता है कि तू ही मेरे को पैसे भर के दे पूरे। अब सी कहेगा मैं कैसे, मैं तो ए, बी, सी तीनों ने मिलकर हमने लिया है। एक्स कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सी को कहता है तू मुझे पूरे पैसे भर के दे। नाउ ये सी का कॉल है, मतलब सी तो पूरे पैसे एक्स को भरेगा, लेकिन ए और बी दे आर जॉइंटली लाइबल टू सी टू रीपे हिम उनका प्रपोर्शनेट डेट। मतलब सी एक्स को पूरा पे कर देगा, लेकिन बाद में ए और बी ने प्रोपोर्शनेटली अपना जो भी हिस्सा है वो सी को पे करना है, जो कि हमने यहां पर अभी नीचे देखा। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स, if one of the joint promisor is made to perform the whole contract, जैसे अभी हमने देखा, he can call others to make their contribution, जो मैंने अभी आपको बताया कि पीछे अगर आप यहां पर अभी देखेंगे आपने, जहां पर x ने अभी c को बोला कि तू पूरा पैसा पे कर, तो फिर c तो पे करेगा, लेकिन वो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो a और b को कहें कि तुम भी तुम्हारा प्रोपोर्शनल पेमेंट मुझे अब कर दो। क्लियर है? नाउ इफ एनी वन or two or more joint promisors make a default, the remaining joint promisors must bear the loss in equal share। इसका मतलब जैसे पीछे के एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं ए, बी और सी ने लोन लिया था, किससे? एक्स से, ठीक है, और अभी सी ने डिफॉल्ट कर दिया। लेट अस से सी की डेथ हो गई, सी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सी का डेथ हो गया, तो अब रूल कहता है लेट अस से इन्होंने 90,000 बोरो किया था, राइट? तो सबको कितना कंट्रीब्यूट करना था? 30 30 30। लेकिन अब सी की तो डेथ हो गई है, तो रूल कहता है जो सी का 30,000 है वो ए और बी
अब इक्वली बेयर करेंगे, दैट इज 15,000 एंड 15,000, मतलब अब ए और बी मिलकर एक्स को 45,000 देंगे। श्योर अबाउट दिस? इसका मतलब नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट अ श्योरिटी फ्रॉम रिकवरिंग फ्रॉम हिज प्रिंसिपल पेमेंट्स मेड बाय द श्योरिटी ऑन behalf of principal, when it will entitle the principal to recover anything from the surety on account of any payment which has been made। जो मैंने पीछे भी आपको एग्जांपल बताया था वही देख लेंगे। सो ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस कि हम डी तुझे 3 लाख रुपीस देंगे। अब डी एक तो ए को भी बोल सकता है पे करने का, बी को भी बोल सकता है, या तो सी को भी बोल सकता है। Now, it is to make the liability in the event of joint contract, both joint and several, so as the promisee in the absence of contract compel any one or more of the joint promisers to perform the whole of promise। ये मैंने पीछे भी आपको बताया, ये डी का कॉल है कि उसको किससे करवाना है। अब सेक्शन 44 क्या कहता है? द इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिटर इज डेल्ट विद सेक्शन 44 which says where two or more persons have made a joint promise, a release of one of joint promiser by the promisee, please make a note, it does not discharge other joint promisers, neither does it free the joint promiser or release from the responsibility to others। अब ये सेक्शन को मैं आपको समझा देता हूं। ए बी और सी ने मिलकर 90,000 का लोन लिया है मिस्टर एक्स से, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, रीपेमेंट के वक्त मिस्टर एक्स को पता नहीं क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने सी को बोला जा तुझे आजाद कर दिया, तू फ्री है। इसका मतलब मिस्टर एक्स ने सी को कहा मुझे तुझसे पैसे लेने ही नहीं है, मैं ए और बी से लूंगा, सी तू आजाद है, तुझे जहां जाना है जा। अब थोड़ा समझिए, सी बहुत ज्यादा खुश हो गया, सी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। एक्स ने सी को जाने दिया और एक्स ने ए और बी से पैसे मांगे। अब ए और बी कह रहे हैं हम भी छूट गए, हम भी छूट गए, ये पी। तो एक्स ने कहा कैसे? ए और बी ने कहा जबकि मैं मतलब ए बी और सी ज्वाइंटली साथ में थे, ज्वाइंट प्रोमिसर थे, और अगर आपने ज्वाइंट प्रोमिसर में से किसी एक को अगर फ्री किया है तो ऑटोमेटिकली बाकी के भी फ्री हो जाएंगे। तो वही चीज को रोकने के लिए सेक्शन 44 कहता है कि अगर प्रोमिसी ने ज्वाइंट प्रोमिसर में से किसी एक को फ्री करा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के भी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाएंगे। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? और दूसरा आपको एक चीज बता दूं, मतलब ए और बी को तो एक्स को तो पे करना ही पड़ेगा। लेट अस से ए और बी ने 90,000 पे कर दिए, उसके बाद ए और बी जो है सी के घर पर गए और कहा कि चल तेरा 30,000 निकाल। तो सी कहेगा मैं क्यों दूं, एक्स ने तो मुझे फ्री कर दिया, एक्स ने तो मुझे कह दिया कि मुझे मेरा ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करना है, मैं फ्री हूं। लेकिन दिस विल बी रॉन्ग। रूल कहता है जस्ट बिकॉज की प्रोमिसी ने एक आधे प्रोमिसर को अपने ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया हो, लेकिन वो व्यक्ति दूसरे जॉइंट प्रोमिसर के प्रति अपने ऑब्लिगेशन से फ्री नहीं होगा। मतलब सी को ए और बी को 15,000 देने ही पड़ेंगे, बिकॉज ए और बी ने सी का शेयर एक्स को पहले ही दे दिया है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? नाउ इफ यू सी द जॉइंट प्रोमिसी का पार्ट, so where a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears, the right to claim performance rests between him and them, with them during their joint lives and after the death of any one of them, with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of last survivor with the representatives of those वो जिनकी डेथ हो गई है। अब यहां पर ये जॉइंट प्रोमिसी है। जॉइंट प्रोमिसी का मतलब लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर वाज अ मैजिक शो जो हमको हमारे क्लास में करना था, ठीक है। तो वो मैजिशियन जो है उसने मुझसे लेट अस से मुझसे और मेरी एक फैकल्टी है, कम पार्टनर है, उससे हम दोनों के साथ प्रॉमिस हुआ है कि फॉर सो एंड सो XYZ रुपीस वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक दिन ऐसी एनुअल डे पे मैजिक शो करेगा, राइट। अब वो मैजिशियन से परफॉर्मेंस करवाने का, क्लेम करने का अधिकार एक तो मुझे है, या तो मेरे पार्टनर को है, या हम दोनों को है। इतना समझना है, अगर मैंने या मेरे पार्टनर ने मैजिशियन से कोई परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लिया है तो दूसरा व्यक्ति फिर से वो परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या उसको डिमांड नहीं कर सकता। तो अगर आप यहां पर अब देखेंगे एग्जाम्पल, A in consideration of 5 lakh lent to him by B and C
promises BNC jointly to repay them। मतलब अब यहां पर जो है देने वाला एक है, लेने वाले जो है दो है। तो यहां पर 5 लाख रुपीस लेंड टू हिम बाय BNC, और अभी ए को बी और सी मतलब दो लोगों को पैसे देने हैं, उसने जॉइंटली बी और सी से 5 लाख रुपीस लिए थे। अब रूल कहता है बी की तो डेथ हो गई, तो इन सच अ केस बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विथ सी, और अगर सी की भी डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी जॉइंटली ए से 5 लाख रुपीस का डिमांड कर सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी, आई होप यहां तक आपको सारी ही चीजें विथ रिस्पेक्ट टू जॉइंट प्रोमिसी, प्रोमिसर, सारे सेक्शंस आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आए हैं। जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसी की सारी चीजें आपको समझ में आई है। इफ देयर इज एनी डाउट दैट यू हैव, यू कैन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आई विल स्टॉप दिस वीडियो यहां पर। हम इस वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का टाइम एंड प्लेस जो सेक्शन 46 से 50 है उसके बारे में समझेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।